हेलो गाइज, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकंड एक्सरसाइज है संबंध और फलन, उसमें 2.3 पढ़ेंगे आज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और पूरा देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जो 2.1 थी ये तो थी क्रमित युग्म पे आधारित, क्रमित युग्म पे। 2.2 थी ये थी संबंध पे। 2.3 है ये है फलन पे। किस पे है? फलन पे। ये तीन ही चीजें इसमें। अब देखो फलन के बारे में है तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि फलन कहते हैं किसे, ये हमारे को पता होना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि संबंध फलन कब होता है और संबंध फलन कब नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फलन होगा वो संबंध होगा ये जरूरी है। कोई भी फलन होगा वो संबंध होगा ये जरूरी है, लेकिन कोई भी संबंध फलन हो ये कोई जरूरी नहीं है। और यही हमारे को पूछा गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन में जो 3-4 ऑप्शन है सभी के अंदर संबंध हमारे को दिया हुआ होगा, संबंध हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ होगा। हमारे को ये पूछ रहा है कि ये फलन है कि नहीं है। तो फलन क्या होगा? देखो, एक संबंध फलन तब होगा जब समुच्चय ए के समुच्चय बी के समुच्चय ए के सभी अवयवों के आंसर बी में मिल जाएं और ए के सारे अवयव अलग अलग होने चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कोई समुच्चय बनाया ए, क्या बनाया? ए। यहाँ पे कोई समुच्चय बनाया बी, यहाँ पे 2 है इसका, फिर 5 है, 8, 11, 14 और 17। ये तो पता है कैसे है? प्रांत। जो पहले अवयव होगा वो प्रांत, दूसरा बाद में आएगा। जो बाद में अवयव आ रहे हैं ये क्या होगा? परिसर। अब सभी में एक एक है, इसका मतलब 2 का संबंध भी 1 से है, 5 का भी 1 से, 8 का भी 1 से, 11 का भी 1 से, 14 का भी 1 से और 17 का भी 1 से। अब हमारे को यह बताना है कि यह फलन है कि नहीं। फलन के लिए एक शॉर्ट कंडीशन देखिए कि जो प्रांत के जितने भी अवयव हैं उसमें कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलता कि ये 17 इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फलन है? नहीं है। अब पहली कंडीशन तो यही बोलती है कि जितने भी अवयव हो प्रांत में सभी का आंसर आना जरूरी है। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि प्रांत के बहुत सारे अवयव का एक आंसर हो सकता है, लेकिन किसी एक अवयव के 2 आंसर नहीं होने चाहिए। यानी किसी, इसको बोलते हैं आप प्रतिबिंब। जो यहाँ पे आपका परिसर में जो भी अवयव होगा उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। अगर ये प्रतिबिंब होगा तो प्रांत का अवयव क्या हो जाएगा? पूर्व प्रतिबिंब। यानी यहाँ पे जो भी पूर्व प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है वो सभी का बनना जरूरी है। यानी कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब ही ना बने, जिसका आंसर ही नहीं है, परिसर में परिसर से उसका कोई लेना देना ही न हो। दूसरी बात कि किसी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए, यानी 2 आंसर नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। अब ये सारी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है क्या? देखो, ना तो कोई एक ऐसा अवयव बचा हुआ है कि जिसका आंसर नहीं है। दूसरी कंडीशन, किसी भी अवयव के 2 उत्तर नहीं है, सभी का एक एक है। चलो, अगर सब, हाँ एक हो सकता है लेकिन एक के तो 2 नहीं है, इस कंडीशन में ये क्या है? फलन है। इस कंडीशन में ये फलन है। और उसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर हमारे को जब ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? जो आंसर आएगा ना वो उसका परिसर होगा। आंसर आ रहा है 1, ये हो गया इसका परिसर। तो यानी ये फलन भी है और इसका परिसर 1 है। फर्स्ट का सेकंड देखो कि हमारे को ये अवयव संबंध दिया हुआ है कोई जिसमें क्रमित युग्म आ रहे हैं बहुत सारे, और हमारे को बताना है कि फलन है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई समुच्चय बना लिया A, फिर समुच्चय बना लिया B। अब इसमें अवयव कौन कौन से हैं वो सारे उसमें लिख दो। जो पहले अवयव आएगा वो A का होगा, वो प्रांत होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। जो बाद में इनके आंसर आए हैं
जो ये है परिसर, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हम एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 2 का संबंध है 1 से, 4 का है 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से और 14 का 7 से। फलन की परिभाषा क्या है कि उसके अनुसार यहाँ पे प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब ना बने, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। और जितने भी अवयव हैं उनके सबके अलग अलग आंसर आए हुए हैं, अलग अलग आंसर है ना सबके। किसी भी एक अवयव का अगर 2 आंसर आ गए, 2 प्रतिबिंब बन गए तो वो फलन नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, फलन तो है। फिर इसका परिसर बताना हमारे को। परिसर क्या होता है, जो आंसर आता है वो परिसर, और जिसका आंसर है वो प्रांत। इसका आंसर आ रहा तो ये तो सारे प्रांत के अवयव हो गए और ये परिसर के अवयव हो गए सारे के सारे, ये आंसर आ रहे हैं। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया इसका थर्ड। देखो क्रमित युग्म दे रखा है हमारे को 1 के साथ 3, 1 5 2 5। अब यहाँ पर हम संरचना बनाएंगे जिसमें प्रांत दे रखा है हमारे को 1 और 2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 1 1 2 बार दे रखा है, लेकिन कभी भी यहाँ पे हम 2 एक साथ नहीं लिखेंगे, एक जैसे 2 अवयव नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आगे दे रखा है 3 और 5। 1 का संबंध है 3 से, चलो 1 का संबंध है 3 से। 1 का संबंध है 5 से, चलो 1। अब आगे हमारे को क्वेश्चन है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फलन क्या बोलता है कि किसी भी अवयव के 2 आंसर नहीं आने चाहिए। इनपुट 1 आउटपुट 2 मिल रहे हैं, हमारे पास आउटपुट भी 1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि फलन की परिभाषा बोलती है कि भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 ही अवयव मिल रहा है, या किसी भी प्रतिबिंब के 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब का 1 ही पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा कि फलन ही नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ओनली फॉर हम संबंध बता सकते हैं, फलन नहीं बता सकते। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। जो भी हमारे को वास्तविक फलन दे रखे हैं इनके हमारे को डोमेन और रेंज ज्ञात करनी है। फाइंड आउट करना क्या है, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है, अक्ष की वैल्यू, जहां पे हम क्रमित युग्म में पहले जो अवयव लिखते हैं अक्ष उसको बोलते हैं प्रांत, और जो बाद में लिखते हैं वाई उसको बोलते हैं परिसर। हमारे को यहाँ पे प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। हमारे को एफ एक्स को फलन दिया हुआ है। अब मान लो वास्तविक संख्याएं रखनी है हमारे को, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे हम रखेंगे। देखो मैंने एफ एक्स की जगह F0 रख दिया तो आंसर क्या आएगा, मोड है वो, मोड का काम क्या है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव, अगर अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया उसको पॉजिटिव बनाना। 0 है वो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसलिए 0 आ गया। फिर मैंने बोला कि 1 रख देते हैं। जब मैंने 1 रखा तो उसका मोड किया तो पॉजिटिव था पहले से, तो 1 आएगा, और 1 के आगे माइनस लगा हुआ तो -1। फिर मैंने बोला -1 रख देते हैं। जब -1 रखा तो मोड ने ऑटोमेटिक उसको +1 बना दिया, क्योंकि मोड का काम क्या है, +1 बनाना। कोई +1 का मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। इसने +1 बना दिया, और -1, जब मोड ने +1 बना दिया तो आ गया अपने पास -1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कोई भी अक्ष की वैल्यू 1, 0, -1 कुछ भी रख रहे हैं, प्लस माइनस जो भी रख रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 से लेके -1, -2, -3 ऐसे करते रहते इन्फिनिटी तक। क्या कहीं पे भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है? यहाँ पे हम कुछ भी नेगेटिव रखेंगे फिर भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखा फिर भी नेगेटिव आया। इसका मतलब यहाँ पे प्रांत क्या आएगा हमारे पास, प्रांत तो आ जाएगा R। कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं यहाँ पे। और परिसर क्या आया, प्रांत तो R आ गया, देखो 0, 1, -1 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पास परिसर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या माइनस तक की सारी इन्फिनिटी तक संख्या आ जाएगी, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम परिसर में क्या लिखेंगे, -अनंत से लेके
0 तक, यहां तक आ सकता हमारे पास आंसर। 0 शामिल होगा, 0 आएगा हमारे पास 0 आएगा या तो परिसर में, या माइनस अनंत तक संख्याएं चलती रहेगी। ये हो गया इसका प्रांत और परिसर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, fx इक्वल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम कुछ x की वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे मैंने f में x की जगह 0 रख दिया। जब 0 रखा तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो अंडर रूट 9 आ गया और अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3। फिर मैंने यहाँ पे x की जगह और तो क्या रखेंगे, 3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 से अंडर रूट से बाहर आएगा। हमें वास्तविक संख्या चाहिए, और वास्तविक संख्या कब आएगी, जब अंडर रूट कंप्लीट होगा। अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 0। फिर मैंने -3 रखा, -3 रखा तो आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। अब की बार देखो -3 का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने पे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बना देता है, तो 9 को पॉजिटिव बना देगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 9 को माइनस करके वापस 0 ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे डोमेन क्या है, प्रांत यहाँ पे 0, 3 और -3 रख सकते हैं। हमने क्या रखा, 0, 3 और -3 ये रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वास्तविक संख्याएं नहीं आएगी, अंडर रूट में नंबर आएंगे। फिर देखो परिसर, जब हमने प्रांत की सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया, या तो 0 आया या 3 आया। इसके अलावा कोई भी नंबर दूसरा नहीं है। यहाँ पे -3 रखा फिर भी 3 आया, नहीं -3 रखा तब 0 आया, 3 रखा तब 0 आया, और 0 रखेंगे तब 3 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका प्रांत और परिसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि कोई फलन fx है, fx बराबर 2x माइनस 5 है। इसके द्वारा परिभाषित है फलन। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। f0 का मान ज्ञात करना है, f7 का मान ज्ञात करना है, और f-3 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो 0, 7 और -3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू है, ये इनपुट है। इनपुट है मतलब प्रांत है, प्रांत के अवयव दिए गए हैं और हमारे को पूछा क्या है, इनकी वैल्यू पूछी है f7 की, और जो इनकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास परिसर आएगा, उसका हल आएगा। तो देखो पहले यहाँ पे f(x) की जगह 0 पुट करो। जब मैंने f0 पुट किया तो x की जगह यहाँ पे भी 0 पुट होगा। 2 × 0 -5। जब 2 5 से गुणा होगा, नहीं 2 0 से गुणा होगा, तो 0 से कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई होती 0 हो जाएगा, और बच जाएगा क्या अपने पास -5। तो पहले का हल क्या आ गया, -5। दूसरा देखो हमारे पास f7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f7 रख दो। जब x की जगह 7 रखेंगे तो 2 × 7 -5, 2 × 7 -5, क्योंकि ये 7 हमने x की जगह रखा है, यहाँ पे भी x की जगह 7 रख दिया। 7 दूनी 14, 14 -5 5 आ गया अपने पास 9 आंसर। f7 की वैल्यू क्या आ गई है, 9। फिर देखो थर्ड में f-3, यहाँ पे f(x) की वैल्यू -3 रखनी है। चलो रख देते हैं। f-3 की वैल्यू क्या आती है, 2 -3 से गुणा कर देंगे। x की जगह क्या रख दिया हमने, -3 -5। जब -3 2 से गुणा होगा तो बन जाएगा -6 -5, -6 और -5 हो जाएंगे -11। इस तरह से हमने f0, f7 और f-3 की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे 0, 7 और -3 किसी भी फलन के प्रांत दिए हुए थे। यहाँ पे -5, 9 और -11 इनके हल आए हैं, इनके परिसर आए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि फलन टी क्या है, यहाँ पे सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। यानी जो TC 9C/5 + 32, यानी ये सेल्सियस को, यहाँ पे तापमान है, टेम्परेचर है, वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहा है, द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है, बस ओनली समीकरण में कुछ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे T0, T28, T-10, यानी हमारे को डोमेन है, डोमेन यानी प्रांत के जो अवयव दिए गए हैं उनको यहाँ पे पुट करना है,
और फिर यहाँ पे इसका हल आपको याद करना है। कैसे करोगे देखो, यहाँ पे c की जगह फर्स्ट में 0 रखवा रहा है, हमारे को बोल रहा है कि 0 रख दो। चलो रख के देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। t c की जगह मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे भी c की जगह 0 रखा जाएगा। ये लो 0 अपॉन में 5 प्लस 32। अब 0 से जब 9 गुणा होगा तो 0 बन जाएगा और 5 से डिवाइड होके 32। जब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 0 आएगा और ये तो 0 बन गया पूरा का पूरा, यहाँ पे बच गया 32। तो t0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 32 फारेनहाइट होगा, तो 32 फारेनहाइट तापमान होगा। फिर देखो T28, T की वैल्यू कितनी रखनी है 28। चलो रख के देख लेते हैं अभी। 9 28 5 प्लस 32। अब इसको सोल्व करना है हमारे को। 28 को पहले 9 से गुणा करो, 9 × 72, 7 80 लगी, 9 दूनी 18 और 7 25 प्लस 32 अपॉन 5। तो इसको जोड़ दो, 2 2 4 5 3 8 बटे 5। हमारे पास क्या आ गया, अगर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो फारेनहाइट में तापमान कितना आ जाएगा 284 बटे 5। अगर इसको सोल्व करेंगे, भाग देंगे, तो आ जाएगा 55 25 3 4 6 और 408 फारेनहाइट। 56.8 फारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा। हमने T28 भी रख दिया, T0 0 डिग्री सेल्सियस भी रख दिया, 28 डिग्री सेल्सियस भी रख दिया। अब -10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस रख के एक बार एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। T -10, तो 9 को किससे गुणा करेंगे -10 से बटा 5 प्लस 32। चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। 5 से 10 कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 जब 9 से 18 -2 जब 9 से गुणा होगा तो माइनस के 18 प्लस 32। जब 32 में से -18 करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी -10 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट तापमान कितना हो जाएगा 14 फारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे को तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कुछ वैल्यूज दी गई थी, सेल्सियस में दी गई थी, हमारे को फारेनहाइट में फाइंड आउट करनी थी, हमने कर दिया है। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, यहाँ पे TC की वैल्यू दे रखी है, ये TC है, इसी की वैल्यू दे दी अगले ने। चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू में TC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, C पूछा है, C की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालेंगे देखो, अगर 212, यहाँ पे TC की वैल्यू 212 आ गई बटे 9C अपॉन 2 प्लस 32, ठीक है। जब ये 32 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, चलो भेज देते हैं, तो ये बन गया माइनस का 32। अब 212 में से 32 को हमारे को माइनस करना है, 212 में से 32 को माइनस करेंगे 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180। अब 9 से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से देखें तो हम C को रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने C को तो रख लिया, 2 हो जाएगा गुणा 180 गुणा 2 और 9 चला जाएगा भाग में। अब 9 से 180 कट रहा है, 9 दूनी 18 तो 20 आ गया, 20 को 2 से गुणा किया 40। तो यहाँ पे C के मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। T0 की वैल्यू 32 आ गई, T28 की वैल्यू 56.8 आ गई, T-10 की वैल्यू 14 आ गई। C का मान जब TC की वैल्यू 212 है तब C की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। जितने क्वेश्चन दिए थे हमने कर दिए कंप्लीट। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको परिसर पूछा है और f(x) आपको दे रखा है। इसका मतलब परिसर क्या होता है, परिसर होता है y की वैल्यू। परिसर क्या होता है y की वैल्यू, और जो आपको अक्ष दे रखा है वो क्या है प्रांत। तो आपको y ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखो, आप f(x) को y मान लीजिए, f(x) को क्या मान लीजिए y मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो y भी तो आएगा, उसका परिसर ही तो आएगा। चलो फिर यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे देखो, हमारे को समीकरण दे रखी है f(x) बराबर 2 - 3x
और जहाँ पे अक्स है वो बिलोंग करता है आर यानी वास्तविक संख्याओं को, और वो वास्तविक संख्याएं 0 से इन्फिनिटी तक हैं, यानी इसमें नेगेटिव संख्याएं नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। चलो मैंने एफ एक्स को वाई बोल दिया, इसका मतलब इसके बराबर में वाई लिख सकता हूं, रख दिया। समीकरण को थोड़ा सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो यहां पे देखो, जब 2 - 3x बराबर वाई आ गया, -3x इस साइड में आ जाएगा और y उस साइड में चला जाएगा। y को उस साइड में भेजेंगे बराबर के दूसरी साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3x इस साइड में आ जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि अक्स है उसके गुणा में 3 है, अगर मैं इसको यहां पे भाग में भेज दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या बोल रखा है, अब हमारे पास अक्स की वैल्यू आ गई, अक्स की वैल्यू यहां पे पुट करो, क्या दे रखा है, अक्स लेस ग्रेटर देन नहीं अक्स ग्रेटर देन 0, 0 से अक्स बड़ा है, यहां पे अक्स की वैल्यू ये पुट कर दें 2 - y/3 ग्रेटर देन 0। 3 को यहां पे लाएंगे गुणा में, तो 3 से 0 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 0। माइनस का y है वो इस साइड में आएगा ग्रेटर देन के, तो वो हो जाएगा प्लस का। ये आ गया अपने पास y की वैल्यू। प्रांत क्या था, प्रांत था 0 से बड़ा पॉजिटिव, सारे के सारे वास्तविक संख्या दी हुई है, अक्स r से बिलोंग करता है, नहीं वास्तविक संख्या, इतना सबको पता है। और वास्तविक संख्या में भी कहां से कहां तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, नेगेटिव वाली संख्या नहीं है। ये तो था इसका प्रांत। परिसर क्या है हमारे पास कि जो y जो आंसर आएगा ये कहां से कहां तक आएगा, ये 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा, इसका मतलब माइनस अनंत से लेके 2 तक आएगा, माइनस अनंत से लेके 2 तक y की वैल्यू आएगी। ये हो गया इसका परिसर। y है तो y को क्या बोलते हैं हम, परिसर। माइनस अनंत से 2 तक आएगी। अब कई बोलेंगे सर 2 भी तो आ सकती है, अरे नहीं आ सकती, क्योंकि 2 से छोटी है, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा साथ में। अगर आपको चेक करना है तो 2 या 2 से बड़ी कोई सी भी संख्या यहाँ पे रख लो, आपके पास देखो यहाँ पे मैंने 2 रखा, 2 रखेंगे तो 2 × 3 6, माइनस का 6 और 2 माइनस का 4 आ जाएगा, तो हमारे पास है माइनस का 4 ही है। यहाँ पे कभी भी कोई भी संख्या अक्स की आप पुट कर सकते हो, आपको जो जी में है वो पुट कर सकते हो अक्स की वैल्यू, लेकिन अक्स होना कैसे चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आपके पास आंसर माइनस अनंत से 2 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया इसका परिसर। चलो अगर फर्स्ट हो गया तो अब देखो सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये इसका आंसर है। सेकंड में क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे को समीकरण दे रखा है फलन का। अक्स एक वास्तविक संख्या है, यहां पे तो वास्तविक संख्या थी लेकिन 0 से बड़ी थी, और यहां पे 0 माइनस प्लस सारी की सारी वास्तविक संख्याएं यहां पे हमारे को दी हुई है। चलो अक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स को मैं वाई मान लूं, मान लिया, क्योंकि इसका जो आंसर आना है वो वाई तो आना है, परिसरी तो आना है। चलो तो जब प्लस का 2y के बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अक्स स्क्वायर बराबर y - 2। अक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो अक्स बराबर √y - 2। यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि अक्स है वो वास्तविक संख्या आ जाएगी। वास्तविक संख्या कब आएगी, जब अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा या 0 होगा। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया फिर तो काल्पनिक संख्या बन जाएगी, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, और ये प्रश्नावली अपने आगे वाले चैप्टर में आएगी बाद में। तो यहां पे देखो माइनस नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, आपको ध्यान क्या रखना है कि माइनस नहीं आना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या मैं 2 रख सकता हूं कि 0 आ जाए, या 2 से बड़ी रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। क्या मैं 2 से छोटी संख्या रख सकता हूं क्या? चलो मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए 1 रख दिया, 2 से छोटी, 1 - 2 = -1,
ये बन गया आयोटा, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? एक्स का। एक्स काल्पनिक संख्या थोड़ी है, हमारे पास तो वास्तविक संख्या दी हुई है। अब वास्तविक संख्या कब आएगी? जब इसका हल 2 या 2 से बड़ा होगा। 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे बंद अंतराल होगा, यानी 2 शामिल होगा उसमें। 2 किस में शामिल होगा? यहाँ पे आंसर में 2 परिसर में 2 शामिल होगा, 2 आ सकता है। अंडर रूट के अंदर 0 तो आ सकता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसके लिए इसका परिसर कितना हो गया? 2 से अनंत तक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में भी आपको दिख सकता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 2.3 का, इसके अलावा कोई ज़्यादा बेटर क्वेश्चन इससे है नहीं। चलो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन देखो इसका फिफ्थ का थर्ड देखो, ये थोड़ा इजी है। कैसे है कि यहाँ पे कोई समीकरण नहीं दिया हमारे को, एफ एक्स बराबर अक्स दे दिया और हम एफ एक्स को वाई मान दिया, तो इसके बराबर में वाई आ गया। यानी जो अक्स आएगा वही वाई आएगा, जो वाई आएगा वही अक्स आएगा। और अक्स हमारे को क्या दे रखा? अक्स एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, तो वाई भी क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगी। अगर अक्स वास्तविक है तो वाई भी वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा। अगर अक्स रियल नंबर है तो वाई भी क्या होगा? एक रियल नंबर है। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई समीकरण नहीं दी, इसकी वजह से बहुत इजी हो गया। यहाँ पे अपना संबंध और फलन टॉपिक कंप्लीट होता है। 2.3 तक ये प्रश्नावली। 2.2, 2.1 आपको अगर देखना है तो अपने चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से सीख सकते हो। बहुत ही सुविधाजनक आपके लिए, बहुत ही अच्छी भाषा शैली में तैयार किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय।